कहेंगे कि हम अभी जितना कुछ भी बजाते हैं उनमें सोच के हिसाब से और टेक्निक के हिसाब से उनका ही अधिक योगदान है। संगत करने के हिसाब से वो पंडित छोटेलाल जी मिश्र, वो भी हमारे दादा गुरु जी अनोखेलाल जी के ही शिष्य रहे हैं और उनके पुत्र भी थे, यूँ कहिए कि दत्तक पुत्र थे। वो जन्म से वो बंगाली थे। हमारे दादा गुरु जी कोलकाता में कार्यक्रम करने गए थे, तो हम विस्तार में नहीं बता रहे हैं, तो इनको लेके आए थे। उनका कोई जो भी नाम रहा होगा वो सब अतीत हो गया है। तो वो बहुत छोटे कद के थे, तो अपने नाम से पंडित अनोखेलाल, तो अपने नाम से मिला के उनका नाम वो रखे थे छोटेलाल। तो ये हमारे गुरु जी पंडित छोटेलाल मिश्र। ये सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये अद्भुत इंसान थे और मुझे जिस तरह के गुरु हम तलाश कर रहे थे वो मतलब गुरु जी ऐसे ही थे। ऐसा ही होता है, डेस्टिनी में कुछ लिखा रहता है। गुरु को शिष्य अपने आप जैसा शिष्य वो चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कैसा गुरु चाहते हैं, गुरु भी तो एक शिष्य चाहते होंगे, उनकी भी कुछ चाहत होगी। वो जैसा शिष्य वो चाहते हैं और शिष्य भी जैसा गुरु चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? मुझे असल में कर्म कांड में विश्वास नहीं है। आप देख सकते हैं, हम गुरुओं के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं गुरुजी पंडित राम जी मिश्र जी के बारे में मैंने भी कहा और अभी मैं छोटेलाल जी, पंडित छोटेलाल जी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, कहीं भी उन लोगों की तस्वीर लगा नहीं है। तो तस्वीर लगा के और खूब अगरबत्ती जला के, मुझे उसमें अगरबत्ती जलाना अच्छी बात है, खुशबू होती है, खुशबू होना बहुत अच्छी बात है घरों में। लेकिन ये हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जलाएं, यहाँ पे फोटो लगाएं, मुझे उस पर विश्वास नहीं। मुझे लगता है कि अगरबत्ती यहाँ जलनी चाहिए, अंदर से जलनी चाहिए। और वो जो भक्ति है, वो मैं कितना भक्त हूँ, मैं कितना ज़्यादा भक्ति करता हूँ, ये सब प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी मैं प्रमाणित करने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना मुझे ऐसा लगता है। तो वो है, अंदर की बात है। हर क्षण मैं याद करता हूँ, याद क्या, मैं भुला ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ों में मैं फंसता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में रास्ता नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का मुझे उत्तर मालूम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ मेरी एक वार्तालाप होती है। ये बहुत सुपरफिशियल लगेगा सुनने में, लेकिन मैं उनसे ही पूछता हूँ मन के अंदर कि इसका क्या होगा, और कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है, रास्ता मिलता भी है, जवाब मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। खैर, तो वो भी हमारे गुरुजी भी ऐसे ही थे और मुझे पहले ही दिन ये मालूम चल गया था। जब मैं तब काफ़ी उम्र में बड़ा हो चुका था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत जगह पे, पूरे देश में बहुत जगह पे उस समय बजा रहा था। अपने आप को मैं कलाकार मान रहा था। तो मैं मूर्ख था, कम उम्र में होता है। तो पिताजी के साथ मैं गया था, उनके साथ सारी बातचीत। वो भी हमको याद है, पहले दिन वो कहते कि पहले दिन वो कहते कि तुमको
कोई वो भी इस तरह बोले थे कि तुम तो पढ़ने लिखने वाले हो, तुम संडे संडे को आना। फिर वो तबला उबला निकलवाए और कहे कि तुमको कोई चीज में परेशानी है, दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो। इतने ऐसे गुरु, मतलब हमको गुरु जी के सामने कभी भी जो डर लगना, वो तो हम उनके नेचर पे बाद में चर्चा करेंगे। खैर, तो मैंने हमसे जब पूछे तो मैंने कहा कि हाँ, धर मेरा ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर बजा नहीं पाता हूँ। तो कहे कि ठीक है बजाओ, तो तो पहले ही दिन धर में कैसे क्या करना है, इसको लूज रखना है और हाथ को टेकना है, और एक ही दिन में मुझे लगा कि बहुत इजी हो गया है। तो ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले आजकल एक चीज बताने में 1 महीना लगाते हैं, और वो पहले दिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो बता दिया। खैर, तो पहले दिन जब हम निकल रहे थे तो हम पिताजी को बोले कि अरे पिताजी, आपने बात नहीं किया। असल में गन्ना बांधने की बात मैंने सोच के रखा था। तो पिताजी कहे अच्छा मैं भूल गया। मैं फिर वो गुरुजी से बात की है कि बताइए ऐसा करने का अगर है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी जो बात बोले थे वो एकदम, जैसे मैं कर्मकांड में विश्वास नहीं रखता हूँ, मुझे लगा कि मेरे मन लायक गुरु मुझे आज मिल गया। गुरुजी बोले थे कि देखिए दादा, हमारे पिताजी को बोले थे कि देखिए दादा, इतना शादी होता है, इतने कुछ अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं, कितने मंत्र उच्चारण होते हैं, और कितना एक लंबा प्रोसेस है, सारा कुछ नियमों का पालन करके शादी होता है। लेकिन बहुत सारे शादी में तो फिर टिकता नहीं है, डिवोर्स हो जाता है। ये उनका वाक्य था। डिवोर्स फिर कैसे होता है अगर सारा कुछ उसी में मतलब निहित है, जिसको हम सामने रख के शादी के रस्म को पूरा कर रहे हैं, तो फिर डिवोर्स क्यों हो रहा है? वो तो 7 जन्मों का बंधन उसमें कहा गया है, मंत्र उच्चारण हुआ है, आहुति हुई है घी डाल के अग्नि में। तो इसीलिए वो कहे कि देखिए, संबंध बनना ही असली चीज है। गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से अपना पुत्र मान ले, और शिष्य अपने गुरु को निस्वार्थ भाव से अपना पिता मान ले। तो अगर ये मानना दिल के अंदर से हो जाए तो फिर गंडा वंडा बांधने की जरूरत नहीं है। देखिए, और वो एकदम मतलब इतना सिखाए हैं, मैं क्या बताऊं। सारा कुछ जो मैं बजाता हूं उसमें से 80 से 90% सब उनका मतलब एक बोल, एक कंपोजिशन ऐसा नहीं बोल रहे हैं, रास्ता जो कहते हैं, रास्ता उन्हीं का है। तो ऐसे इंसान थे, और पहले ही दिन हमको मालूम चल गया था कि हमको बहुत मतलब ये सब दिखावे की चीजों में विश्वास न करने वाले, जैसा मैं खुद हूं ऐसा मिला है। तो मैं बहुत खुश था। और जहां तक इंसानी तौर पे बात कर रहे हैं, इतने खुश मिजाज थे वो हमेशा उनकी बजाने को मीठा बजाते थे, और उनका मीठा संगत वो सब तो था ही, फेमस था, विख्यात था। लेकिन और भी एक चीज विख्यात था, वो थी उनकी हंसी। वो एकदम ठहाका लगा के, और पान खूब खाते थे, और मुंह में पूरा पान लेके भी वो हंसते थे। तो और एकदम ठहाका लगा के जिसको हंसना कहते हैं, वो गुरुजी हंसते थे। और हर चीज में, जैसे वो बाथरूम में गिर गए, उनको चोट लगा, तो उसमें वो हम फोन किए थे, तो क्या कह रहे, हम बाथरूम में गिर गए करके हा 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 हंसने लगे। आश्चर्य, सब चीज में हंसते थे वो। और वो भी इतने चाइल्ड लाइक थे कि उनको झूठ बोलना बड़ा आसान था। और हम जानते थे, हमारे बहुत सारे, हम बता नहीं रहे हैं भी उतना डिटेल में, बहुत सारे लोग उनको झूठ बोल के निकल जाते थे,
और हम समझते थे कि झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उनको झूठ बोलना आसान था, वो सब विश्वास करते थे। क्योंकि इंसान झूठ भी बोल सकता है क्या, ये चीज वो जानते ही नहीं थे। वो समझते थे कि इंसान जो भी बोल रहा है वो सत्य ही है। उनको इस बात का भान ही नहीं था कि इंसान झूठ भी बोल सकता है। इससे ज्यादा चाइल्ड लाइक और क्या कहेंगे। सब चीज में विश्वास करते थे, सारे लोगों पे, सारी बातों पे, सब चीज में। सो बहुत ही खुश मिजाज और सरल इंसान, डाउन टू अर्थ, जिंदगी भर साइकिल चलाते थे, सब कुछ खरीदे थे लेकिन वो सब त्याग दिए थे और साइकिल से ही चलते थे आजीवन। और जहां तक बात है गुरु, ऐसा गुरु इतने साइंटिफिक तरीके से वो सिखाते थे। वो जैसे हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, उन अगर उसमें से 5 गुरु भाई को अगर एक साथ बैठा दिया जाए तो आप देखेंगे कि सब लोग अलग अलग, सब लोगों का स्टाइल अलग है बजाने का। क्योंकि वो एक ढर्रे में सिखाते ही नहीं थे। पहले तो वो हाथ के उंगली के साइज, शरीर का बनावट, इस सब को बहुत ध्यान रखते थे कि सब हाथ में कौन से बड़े बड़े लंबे लंबे उंगली में कौन सा चीज ज्यादा अच्छा बजेगा, छोटे हाथ में कौन सा चीज, थोड़ा गद्देदार हाथ है तो उसमें कौन सा चीज अच्छा बजेगा। इस चीज का इतना क्लियर पिक्चर था उनके पास और उसी तरह सिखाते थे। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि वो शिष्यों से भी पूछते थे, मतलब बातचीत से वो पता लगा लेते थे कि इसका किनके तबले पे ज्यादा रुचि है। मतलब किशन महाराज जी का बहुत पसंद करता है, या शांता प्रसाद जी का, या तिरकवा खां साहब का, या जाकिर जी का। वो बातचीत से पता लगा लेते थे। तो जिनका रुचि जैसा है उस रुचि के हिसाब से वो सिखाते थे। और अद्भुत बात यह है कि सारे घरानों की सीख मुझे उनसे मिली है। वो केवल बनारस, खाली मुझे ही नहीं, सभी, केवल बनारस घराने का तो वो तो है ही, रही, लेकिन वो जिस तरह से पंजाब सिखाए हैं, जिस तरह से फर्रुखाबाद सिखाए हैं, जिस तरह से दिल्ली सिखाए हैं, जिस तरह से अजराड़ा सिखाए हैं, वो खुद स्टेज पे उतना ज्यादा दूसरे घरानों की चीज बजाते नहीं थे। हालांकि उनका हाथ का रखाव और उंगली का फेंक, वो उसमें बहुत सारे दूसरे घरानों का वो था। मतलब वो दादा गुरुजी के कारण वो इतने आधुनिक सोचे थे कि उनके शिष्य प्रशिष्यों में वही बात चली आई। और आप हम लोगों के समय में जितने भी लोग शहर में बजा रहे हैं या पूरे देश में बजा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं अनोखे लाल जी से ही जुड़े हुए हैं। अब किशन राम डोकर या राम कुमार तो उनके घर का ही है, वो दादा गुरुजी के घर के ही हुए, तो वो उनको मामा बोलते थे वो। तो नाना जी, मतलब बेटी, उनकी बेटी और उनका बेटा हुआ राम कुमार, तो वो घर का ही है। और फिर ललित, पंडित ललित कुमार, वो भी राम जी गुरु जी के शिष्य हैं। फिर विनोद लेले काशीनाथ खांडेकर जी के शिष्य हैं, जो कि अनोखे लाल जी से ही सीखे हैं। फिर पुंडलिक भागवत, जो बहुत असमय जिनका निधन हो गया, वो ईश्वर लाल जी से सीखे हैं, जो कि अनोखे लाल जी के ही शिष्य थे। तो उनके ही परंपरा के वादक ज्यादा जो है विस्तार में है पूरे देश में। तो ये तो इसका कारण ये है कि इतना साइंटिफिक और इतना समय से पूर्व सोच रखने वाले दादा गुरुजी थे। तो वैसा ही इन लोगों में आया, और खासकर हमारे गुरुजी में सिखाने की पद्धति में
वो लाजवाब सिखाते थे। वो मुझे याद है, जैसा मैंने कहा कि वो दूसरे घराने की चीज बहुत बजाते नहीं थे, बजाते थे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो बनारस में ही रहते थे, पेशकार वगैरह वो सब कुछ बजाते थे, और अजराड़ा का पेशकार, दिल्ली का पेशकार सब कुछ बजाते थे। लेकिन फिर वो बनारस में देख देना और धड़ धड़ धड़े और बनारस के जो जो चीज प्रमुख है वो सब भी गाता था। लेकिन एक कार्यक्रम में मैंने देखा था कि वो पूरा सोलो बजाए थे, करीब आधे घंटे का, पूरा दूसरे घराने का बजाए थे। मैं बता दूं, एक कार्यक्रम में दिल्ली से पहली बार बनारस में उस्ताद अकरम खान साहब आए थे, और 3 दिन के कार्यक्रम में वो तहलका मचा रहे थे। तो गुरुजी सुनते थे, कुछ वो बोलते कम थे, मतलब ये सब बातचीत कम, वो बातचीत तो बहुत करते थे, लेकिन ये सब किसी के बारे में और ये सब नहीं बोलते थे। उनको इत्तेफाक से एक दिन आधे घंटे के लिए वो कहा गया कि पंडित जी आप थोड़ा सोलो बजा दीजिए। वो कार्यक्रम में नहीं था, उनको रिक्वेस्ट किया गया, और वो जो है तुरंत राजी हो गए। तो हम लोग भी बहुत आश्चर्य हुए कि इतना तुरंत वो राजी कैसे, तुरंत राजी हो गए। और जब वो स्टेज पे जा रहे थे तब वो बोले थे, क्योंकि अकरम खान साहब अजराड़ा घराने से संबंधित थे, तब वो बोले थे कि आज अजराड़ा बजी। और मैं बताऊं, बनारस के कोई तबला वादक आधा घंटा सोलो बजा रहे हैं और शुरू से आखिर तक वो अजराड़ा बजाए। ये अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, दुख की बात ये है, हम लोग रिकॉर्ड किए थे कैसेट वगैरह में, तो वो सब खत्म हो गया। हो सकता है कहीं यूट्यूब में किसी ने, किसी के पास रहा होगा तो डाले होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक दूसरे घराने की व्यक्ति एक दूसरे घराने की चीज, एक दूसरे घराने की शैली को आधा घंटा तक बजाए गए, पूरा सोलो बजाए गए उस शैली में। फिर अकरम खान साहब आके, अकरम खान साहब भी बहुत ही हम्बल इंसान है, तो वो आके तुरंत गुरुजी का पैर छुए कि मतलब वो सोचे ही नहीं थी कि वो बनारस में आके उनको अजराड़ा का ऐसा तबला सुनने को मिलेगा। तो ऐसे थे, ऐसी विद्वता थी, ऐसे पंडित, सही में पंडित लिखते थे, सही में पंडित थे, और इंसान तो बहुत ही हंसमुख, चाइल्ड लाइक ऐसे थे। और जहां तक सिखाने की पद्धति में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं कि उनका वो जो सबसे पहले जो बताते थे वो है बैठक, जो बैठने की पद्धति। वो कभी इस पे मतलब इस बात का खंडन करते थे हमेशा कि कोई भी अनइजीनेस तुम्हारे शरीर में नहीं रहना चाहिए। तो वो किसी को जब नए बच्चे को सिखाते थे या किसी विदेशी को सिखाना होता था, तो हम लोग सामने देखते थे। हम एक समय था, करीब 3-4 साल का समय था, जो हम लगभग दिन भर उनके घर में रहते थे। तो हमको बहुत कुछ उस दौरान मालूम चला है, मतलब बैठ के ये बोल बजाओ ऐसा सीखना हुआ है वो भी, लेकिन हम घर में रहने के कारण बहुत कुछ सीखे हैं, अपार्ट फ्रॉम तबला, बिसाइड्स तबला, जो कि तबले में या संगीत में या जीवन में मेरा बहुत काम आया आजीवन। वो जब किसी नए बच्चे को या बड़े इंसान को भी, विदेशी को, अगर जब शुरुआत में सिखाते थे, वो पहले बैठक पे कैसा वो करते थे कि पालथी मार के बैठो, और पूछते थे आराम से हो ना, कहीं पे कोई तनाव नहीं ना है ना, हाँ ठीक है। तो कहते कि फिर अगर लंबे इंसान है, लंबे कद के, तो तबले से थोड़ा दूर बैठवाते थे, क्योंकि हाथ ऐसा हो जाएगा नहीं। और वो कहते थे कि जैसे तुम बैठे हो उसी तरह अगर सामने कोई टेबल है, टेबल पे अगर दोनों हाथ रखोगे तो कैसे रखोगे? तो उन लोग कहते थे, सामने तबला ही रहता था, तो उन लोग कहते थे कि ऐसे होगी, ऐसा तो कोई रखेगा नहीं। टेबल पे अगर हाथ कोई रखेगा, अनायास कोई रखेगा बिना कुछ कहे, तो ऐसे तो रखेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा ये हाथ जो है कर्व रहता है, ऐसे ही रहेगा।
बोले ऐसा जैसा रखे हो ना तबला उसी तरह बजेगा। तो उसी तरह रख के पहला जो है ऐसा सिखाते थे। तो ये जो अनायास हाथ रखना जिसको कहते हैं स्टांस क्रिकेट की भाषा में, उस स्टांस वो इतना अच्छा रखवाते थे कि ये जो एक अनायास तबला बजना कि कहीं से भी ऐसा करना वो करना, बाद में बहुत सारी समस्याएं शरीर में इंसान को होने लगता है कंधे में, और तो लोग थोड़ा सा हो जाते हैं, वो मेरे साथ भी है। लेकिन सभी के साथ जो 30, 40, 50 साल से बजा रहा है उसका कमर से लेके गर्दन तक इंक्लूडिंग शोल्डर कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। तो लेकिन उनका सिखाना ऐसा था कि अभी भी जो है अगर कुछ दिन तबला छूटा हुआ है तो अगर 7 दिन बैठ के उनके शैली से, जो धाधा तिट्टे पे बहुत ध्यान बल देते थे, वो बोले अगर छूट जाए तो धाधा तिट्टे बजाया कर, वो रामबाण है। तो अगर हम बोले ये रामबाण है, इसमें बहुत सारा बोल छुपा हुआ है, तो दादा टेटे उसको उल्टा कर दो, टेटे दादा, और धाधा तुन्ना उल्टा कर दो, टेटे धाधा तिन्ना नाना। अब इसको बाया का लग्गी को लग्गी जैसा कर दो। अब ये अनजाने में हम तो धाधा तट्टे बजा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम बंद नादिन दिन्ना का प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और धातिन नाड़ा का प्रैक्टिस कर ले रहे हैं एक ही बोल में, जो कि धाधा तिट्टे में छिपा हुआ है। ये जो दृष्टि, ये दृष्टि गुरुजी से मिला है कि एक साधारण सा चीज में एक विशाल चीज देखना, कि उसमें छिपा हुआ है, देख सकूं तो देखो। तो ये इस तरह से मिला है। और जहां तक, हाँ और एक बात, उनसे बहुत सारे कंपोजिशन, संगत करने का तरीका, सब कुछ हम बहुत कुछ मतलब सारा कुछ इनसे मतलब क्या नहीं सीखे हैं। लेकिन 2 चीज हम कहेंगे मुख्य रूप से हम सीखे हैं उनसे। एक तो टोनल क्वालिटी, तबले का टोनल क्वालिटी इतना शार्पनेस था उनके हाथ में। ये रविशंकर जी कहे थे कि एक जगह पे वो उनके ही घर में, बनारस में जो उनका घर था, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम का रिहर्सल चल रहा था। तो गुरुजी उसमें ताल वाद्य कचहरी टाइप का था, तो उसमें वो बजा रहे थे। तो उस रिहर्सल के बाद वो सारे लोगों से पूछे कि इनका तबला तुम लोग सुने नहीं हो, आज थोड़ा सा ये बजाएंगे आफ्टर रिहर्सल। तो थोड़ा सा बजाए तो, और रविशंकर जी लहरा रखे सितार में। तो जब वो बजाए तो वो रविशंकर जी बोले थे कि टोनल क्वालिटी देख रहे हो इनके हाथ का, कि इनके सामने माइक्रोफोन में जो वो बेस और ट्रेबल और ये सब करना होता है, जो इक्वलाइजर आजकल आ गया है, जो करना होता है, बोले वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। इसके सामने माइक रख दो और खाली वॉल्यूम को एक निश्चित जगह पे जाके छोड़ दो, क्यों इसके हाथ में ही सारी क्वालिटी है, बेस भी है, ट्रेबल भी है, मतलब शार्पनेस भी है, सब कुछ है। ये इसका उंगली ही सब कुछ मैनेज करता जाता है। ये कितनी बड़ी बात है और कितने बड़े व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। और भी एक चीज बता दें कि रविशंकर जी की तरफ से गुरुजी के पास ये खुला वो था कि शायद लंदन में या अमेरिका में, हमारे ख्याल से लंदन में या अमेरिका में, मैं भूल रहा हूँ, गुरुजी को का निमंत्रण था कि आप वहाँ पे जाके सिखाइए और मतलब वहीं पे रहिए। तो गुरुजी नहीं जा पाए थे क्योंकि गुरु माँ को अकेले छोड़ के वो नहीं जा सके। फिर गुरु माँ को सबको लेके ही जाने की बात हुई थी, लेकिन गुरुजी को शायद मन नहीं हुआ कि एकदम बनारस छोड़ के आजीवन के लिए हम चले जाएं, तो वो नहीं गए। ये ऑफर गुरुजी के पास था पहला। गुरुजी न जाने के बाद वो ऑफर दूसरे लोगों के पास गया। वो लोग भी बहुत फेमस विख्यात कलाकार हैं, जो लोग बाद में
गए और जाके वही रहें। लेकिन ये ऑफर पहले गुरुजी के पास था, ये नहीं जानते हैं जो बाद के बच्चे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल के तबला वादक थे वो। तो ये टोनल क्वालिटी एक चीज उनसे सीखने का। और दूसरी बात ये है कि ठेका कितना महत्वपूर्ण चीज है। ये गुरुजी के द्वारा, गुरुजी अगर मैं किसी दूसरे जगह सीखता तो पता नहीं हम ठेके के बारे में इतना शायद नहीं सीख पाते, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि अधिकतर जो कम उम्र के लोग बजा रहे हैं, अधिकतर उन लोग बहुत तैयार बजा रहे हैं, बहुत कठिन चीज कर रहे हैं, मतलब दिमाग भी बहुत अच्छा चल रहा है, इंटेलिजेंसी बहुत हाई लेवल का है, लेकिन इन लोग ठेके को कुछ समझते ही नहीं है कि किसी तरह ठेका ना कुछ भी बजा दे मतलब चलेगा, ये नहीं है। और जो भी बाद के जनरेशन में भी जो लोग अच्छे जगह पे कायम है, वो लोगों का जरूर ठेके पे ध्यान है, तभी वो बाकी भीड़ में से, बाकी लोगों से अलग है। क्योंकि ठेका क्यों महत्वपूर्ण है, गुरुजी बताते थे कि ठेका जैसे विलंबित ठेका है, तो गुरुजी कहते थे कि विलंबित ठेका बजाने में लोग सोचते हैं कि अरे उसमें क्या है, वह धीन बजाओ, फिर बैठे रहो, फिर एक तो धीन बजाओ, फिर इसी तरह चलता रहेगा। तो उसमें ना कुछ रियाज की जरूरत है, ना कुछ लय की जरूरत है, ना कुछ है। ये एकदम गलत सोच है, क्योंकि मेन बात यह है कि ठेका में जब हम विलंबित खास करके बजा रहे हैं, तो विलंबित में एक मात्रा से दूसरे मात्रा में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो उस गैप को भरने के लिए बोलों के साथ भरना तो अभी ऐसा ट्रेंड हो गया है, लेकिन मेनली उस गैप को भरा जाता था, जो साउंड बचता था, धीन बजा तो धीन का जो रेजोनेंस है, धीन की जो आस है, वो आस से भरेगा। और एक आध बोल लग सकता है, लेकिन मेनली वो आस से भरेगा। और आस, हाथ में रेजोनेंस जिसको कहते हैं, वो आएगा कैसे, आता कैसे है, जब आप रियाज करेंगे। अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो रेजोनेंस आएगा ही नहीं, और रेजोनेंस आएगा नहीं तो विलंबित ठेका बजेगा ही नहीं। तो विलंबित बजाने के लिए रियाज की जरूरत नहीं है, ये सोच ही गलत है। ये मेरी दृष्टि खुल गई। और लय, अरे बाप रे, लय की तो बेहद जरूरत है वहां पे। लय अगर जिसका तगड़ा नहीं है, वो विलंबित ठेका लगा ही नहीं पाएगा। और हम बहुतों को देखे हैं मध्य लय में भी कुछ देर जाने के बाद ही थोड़ा सा घटने लगता है। तो ये तो और एक बात वो कहते थे कि जिस तरह हर राग में एक नेचर होता है, तो हर ताल का भी एक नेचर होता है। तो ताल के नेचर को समझो और उस ताल के उस नेचर के अनुसार उस ताल के ठेके को बजाओ, तभी उसमें प्राण दिखेगा। नहीं तो लगेगा कि मात्रा बज रहा है। समझ रहे? तो ये दो चीज हम प्रमुख रूप से कहेंगे कि अद्भुत चीज सीखे, जो कोई बैठ के सिखाता नहीं है। एक तो ठेका का विस्तार, और एक है ये जो टोनल क्वालिटी। और वो ये भी कहते थे कि बहुत ज्यादा कंपोजिशन सीखने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत साधारण बोल बजाओ, लेकिन उसमें टोनल क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि उसको वो सुंदर लगे सुनने में, वो कान को, दिल को सुकून पहुंचाए।
मतलब उन लोगों का तबला सुनते थे, अभी जैसे तबला सुनते हैं तो मतलब इतना ज्यादा ताल लय लय का इतना वो होता है, वो भी जरूरत है, वो भी ताल लय का एक हिस्सा है, लेकिन इतना ज्यादा हो गया कि हमेशा हम लोग ताल दे दे के ताल रख के सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनने में भी शांति नहीं है। लेकिन राम जी गुरु जी का या हमारे छोटेलाल जी गुरु जी का, इन लोगों का, या दादा गुरु जी का, इन लोगों का तबला जब सुनते थे तो आंख बंद हो जाता था अपने आप, इतना सुंदर धारा प्रवाह झरने की तरह वो साउंड जाता था कि आंख अपने आप ही बंद हो जाता था। ये तबला अब नहीं है जिसको आंख बंद के सुना जा सके। आंख बंद के सुना जा सके ऐसे संगीत ही नहीं है। हम कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं कि समय के साथ सब बदलता है, लेकिन वो सुकून कहीं से गायब है। वो तो हमारे समाज से ही गायब है, हमारे जीवन से ही गायब है, हमारे जिंदगी से, हमारे लाइफस्टाइल से गायब है, हर जगह से गायब है। तो संगीत भी उससे अछूता नहीं है, संगीत से भी गायब है, तबला से भी गायब है। ये तो ताल का चीज है, ये ज्यादा और ज्यादा उछलता है। तो खैर, तो वो कहते थे कि जो भी चीज बजाओ उसको क्लैरिटी के साथ बजाओ, साफ बजे, उसकी विलंबित में जो साउंड क्वालिटी बन रहा है वही साउंड क्वालिटी उसका डबल या चौगुन में भी वही साउंड क्वालिटी रहे। बहुत ज्यादा चीज बजा रहे हो लेकिन उसमें वो क्वालिटी बन नहीं रही है साउंड की, तो उसका असर ही नहीं पैदा होगा। तो ये दो चीज बहुत प्रमुख रूप से सीखे हैं कि साउंड क्वालिटी और ठेका। और एक चीज है साधारण सा मुखड़े का विस्तार वो बहुत बढ़िया सिखाए हैं, बहुत बढ़िया। हम क्या बताएं, इतना सुंदर कि वो एक मात्रा, बोल एक ही है, बोले इसको एक मात्रा बढ़ाओ। पहले अंत के 4 मात्रा हुआ, फिर अंत का 5, फिर अंत का 6, फिर 7, उसको बढ़ाओ। बढ़ते बढ़ते करते करते हम देखें कि अरे टुकड़ा वगैरह अपने आप बन रहा है। मुखड़े को जब हम विस्तार दे रहे हैं तो अपने आप टुकड़ा बन जा रहा है और कई कई टुकड़े बनने लगे। और इससे एक फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि जब हम अलग अलग मात्रा का इस तरह बना रहे हैं तो कल्पना करने की, बजाते हुए सोचने की क्षमता जो है वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा फायदा ये है कि सब अलग अलग मात्रा का तो हम कल्पना कर रहे हैं ना, मुखड़े को हम अलग अलग मात्रा से उठा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हर ताल में कुछ न कुछ बजाने का पावर अनजाने में आ जाता है। क्योंकि हम तो 5 मात्रा का चीज बजा रहे हैं तो शब्दाल में यूज होगा, 7 मात्रा का चीज बजा रहे हैं तो रूपक में यूज होगा। इसी तरह हम हर ताल में ही अपने अनजाने में ही जब हम दूसरे ताल में बजाने के लिए वो ऐसा रास्ता दिखाए हैं कि आज के तारीख में भी इतने दिन हो गए वो चले गए हैं तो इस दुनिया से, लेकिन आज के तारीख में भी किसी भी ताल में कभी अचानक कोई शुरू हो जाए तो ऐसा सीख मिला है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्या बजाऊं, ऐसा होता ही नहीं है। इतना सुंदर वो रास्ता बता के गए। अब एक तो धाती दागे ना धाती दागे दिन दागे ना धाती दागे दिन दागे तो क्या है, धाती दागे ना धाती दागे दिन नागे ना धाती दागे दिन नागे ना 16 है। अब धाती, अब मुखड़ा अलग अलग मात्रा से बनाने का अगर आदत है तो इसमें से धाती दागे ना धाती दागे दिन नागे धाती दागे दिन नागे ना, अब ये 15 मात्रा हो गया। अब धाती दागे ना धाती दागे दिन नागे दागे दिन नागे ना, अब ये 14 मात्रा हो गया, एक ही बोल। ये ऐसा हम रास्ता दिखा के गए हैं कि किसी भी ताल में कहीं से भी कुछ जो है फंसते नहीं है।
ऐसे सीख मिली है कि निकल जाता है सारा कुछ। तो इसी में लगभग आधे घंटे के ऊपर हो गया है। मैं क्या बताऊं, बहुत ही कम मतलब बता पाए उनके बारे में। विस्तार में बोलेंगे तो शायद घंटा भर लग जाएगा। एक चीज खाली हम बताएं, जैसे हम बताएं कि दूसरे घराने की चीज वो बहुत ही मतलब इसके साथ बहुत कमांड के साथ वो बताते थे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को बनारस में नहीं देखें कि दूसरे घराने का इतना सुंदर मतलब इतनी गहराई के साथ बताने वाले। वो एक गत कायदा दिल्ली का हमको बताए थे। वो इत्तेफाक से एक जगह हम बजाए थे तो वहाँ शफात अहमद जी थे। तो शफात अहमद जी तो दिल्ली के और अद्भुत मेरे बहुत प्रिय कलाकार थे वो। तो उनका भी असमय निधन हो गया। तो इस गत कायदा को हम उनके सामने बजाए थे और मजेदार बात है कि वो हमसे 2 बार सुने थे इसको बोल के कि उसको एक बार और बजाइए। तो मैं उनके सामने ये 2 बार बजाया था और मैं आके गुरुजी को जब बोला तो गुरुजी खूब हंसे। उसके बाद वो जो कहे वो यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा, तो खूब हंसे थे और मतलब वो हंसते ही थे। तो ये गत कायदा ऐसा ये है, हम बता देते हैं, कोई अगर बजा पाए तो अच्छी बात है। नमस्ते, फिर मिलते हैं जल्दी।